सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी के बारे में। बेसिकली हमारा जो एक होने वाला है एक ओनरशिप रिव्यू होने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने ईवी व्हीकल की, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपना एनवायरनमेंट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली बोल सकते हैं, और जो आपको जो एक ऐसा व्हीकल जो आपको ना प्लानिंग और मैनेजमेंट वगैरह सब चीज़ सिखा देता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ में अभी है टाटा नेक्सॉन की तरफ से आने वाली उसका ईवी का प्रोडक्ट है। सो ये आपका ये प्राइम वाला है, यानी कि इसमें 30 किलोवाट की बैटरी आती है। उसके कुछ टाइम के बाद आपका जो है 40 किलोवाट का जो आपका आने लगा था, जो कि आपका मैक्स हो जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में पूरी डिटेल में हम बात करें कि आज की डेट में अगर कोई आप ईवी व्हीकल प्लान कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें आपको नेगेटिव होंगे, क्या पॉजिटिव होंगे, इसकी रनिंग कॉस्ट क्या आती है, और यहाँ पे इसकी जो है रेंज वगैरह कितनी मिल रही है इसमें। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली इनके ओनर से बात करते हैं। और एक चीज़ बता दो, ये जो गाड़ी अभी तक 90,000 किलोमीटर तक चल चुकी है, मतलब जो ड्रिवन है अपने 90,000 किलोमीटर है, और अगर रनिंग कॉस्ट की बात करें तो वो अपनी अब जो है वो ज़ीरो आ रही है। ठीक है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उन्होंने किस तरह से प्लान कर रखा है, इसकी रनिंग कॉस्ट जो है अपनी ज़ीरो आ रही है, वो सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ इनके ओनर हैं मिस्टर गौरव जी, उनसे हम बात करें। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी आप। अच्छा, तो गौरव सर की ये गाड़ी है, तो उन्हीं से हम सारी चीज़ जानते हैं। तो सबसे पहले गौरव सर एक चीज़ पूछूंगा कि आपने गाड़ी कब ली और ईवी ही क्यों ली? बिकॉज आपका सीएनजी वगैरह का भी ऑप्शन था। गाड़ी जो हमने ली ये फरवरी 2020 में ली। अच्छा। और ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है। अच्छा, मतलब लेने का रीज़न आपका यही रहा कि आपको थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली लग रही थी गाड़ी, मतलब कि और चलो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, तो इस वजह से आपने इस गाड़ी को कंसिडर। तो कितना चला लिया इस गाड़ी को अभी तक? अभी तक हमने इसे 90,000 किलोमीटर चला लिया। 90,000 किलोमीटर तक चलाया है। तो इसमें एक चीज़ बताइए कि जब आपने गाड़ी, मतलब 2000 का आपने ली थी गाड़ी? फरवरी 2020 में ली थी। तो 2020 के टाइम पे अगर हम बात करें तो उस वक्त तो अगर हम बात करें तो चार्जिंग का, मतलब ईवी का इतना ज़्यादा वो भी नहीं था। अब देखा जाए तो ईवी मतलब प्रमोट भी करे, कंपनी प्रमोट करी, प्लस चार्जिंग इंफ्रा भी अच्छा इंप्रूव हो रहा है डे बाई डे। 2020 के मतलब लॉकडाउन से पहले के टाइम की हम बात करें तो उस वक्त तो इतना ईवी का भी नहीं था। तो उस वक्त कैसे, मतलब कि और भी गाड़ी आपने ड्राइव करके देखी होगी, तो सडनली एकदम इसका प्लान कैसे बना ईवी का? उस टाइम पर भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था। अच्छा। अभी पहले से ज़्यादा है, पर उस टाइम पर भी था। अच्छा, आज के जितना नहीं था पर था। तो मैंने देखा कि जो मेरी रनिंग थी उसके अकॉर्डिंग चार्जिंग हमें जहाँ चाहिए थी वहाँ थी। अच्छा, मतलब कि आप जो हम मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो उस वक्त भी थोड़ा सा ठीक ही था, और अभी तो डे बाई डे इम्प्रूव हो ही रहा है। और दूसरा कि अगर हम कहीं भी जाते हैं वहाँ पे हमें 3 किलोवाट का कोई पावर पॉइंट मिल जाता है अर्थिंग के साथ, तो उसमें चार्ज हो जाती है। थोड़ा टाइम लगेगा वगैरह में भी आप 3 एम्पीयर के चार्ज से घर में या कहीं होटल में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी चार्ज हो जाएगी। तो अभी तक आपको चार्जिंग को लेके कभी कोई इशू नहीं आया? जैसे सपोज जैसे अभी तो आप 90,000 चलाने के बाद तो आपको ऑब्वियस सी बात है सारी चीज़ें आपको पता ही चलेगा किस तरह से गाड़ी को ऑपरेट करना, कब कब मुझे चार्जिंग करनी, और वो आपकी यूज टू प्रैक्टिस में ही आ चुकी है चीज़ें। जब आपने स्टार्टिंग में ली थी तो एट ए टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, क्योंकि देखो पेट्रोल डलवाना है तो हम पेट्रोल खाली होने पर आया, हमें पता चला कि भाई 200 किलोमीटर में 50 किलोमीटर में पेट्रोल मुझे रिफ़िल कराना, तो हम कहीं भी जाकर रिफ़िल करा लेंगे। बट यहाँ पे प्लानिंग आपको करनी पड़ती है। घर में आप चार्ज करेंगे तो आपका 200-250 में काम हो जाएगा, फास्ट चार्जर में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती थी। तो उस वक्त स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम फेस करनी कि मान लीजिए जैसे जब मैंने गाड़ी ली थी तो मैं एक बार इसको लेके सोनीपत गया, तो फिर मैं ये टारगेट करके चला के सोनीपत मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक जब भी पहुंचना है तो वहाँ बैटरी 50% से ज़्यादा रहनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वापसी में थोड़ी तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए जब तक हम घर पहुँचे। अच्छा। और दूसरा चार्जिंग का तो इशू है ही, मतलब कि ये गाड़ी हम लेते हैं तो एक तरह से हमें पूरा एक बंदा प्लानिंग करने लग जाता है, ये प्लान हर चीज़ प्लान करना है, प्लान करके मैनेजमेंट वगैरह, और अपना ड्राइविंग वगैरह पूरा एकदम सिखा देता है भाई किस तरह से हमें एस्केलेट करना है कि मेरी रेंज अच्छी निकले, है ना। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, और कोई ड्राइव करके देखी इसमें? जैसे ईवी में हमारे पास और भी उस वक्त भी तो कुछ ऑप्शन आते ही थे हमारे पास ईवी में, जैसे उस टाइम बहुत कम ऑप्शंस थे। उस टाइम Hyundai कोना थी। हाँ, कोना बहुत ही कम अवेलेबल थी, कॉस्टली भी थी, तो फिर इसलिए कोना पे ना जाके हमने अच्छा, अगर कॉस्टली की बात की तो उस वक्त आपने इसके लिए कितना प्राइस पे किया था? उस टाइम में अराउंड 15-16 लाख के आसपास था। 15-16 लाख के आसपास। तो सब्सिडी का क्या रोल रहा? मतलब सब्सिडी तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट की थी, वो अथॉरिटी में हमने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे ही नहीं किया। अच्छा। वो बाद में गवर्नमेंट से आरटीओ को आ गया, तो मतलब कि आपका मतलब कितना अमाउंट आपको रिफंड आया जो भी था? मतलब पे ही नहीं किया, पे ही नहीं किया, मिल ही गया था। रोड टैक्स जो था करीब 1,35,000 या 40,000 के लगभग था, तो वो आपको सब्सिडी में मिल गया, है ना, 1,35,000 के आसपास में। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ पर बता, कभी आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे चार्जिंग वगैरह कराते हो या फिर अब तो आप काफ़ी ज़्यादा इसलिए यूज टू हो चुके हो, स्टार्टिंग में कभी रेंज एंजाइटी वगैरह हुई हो कि यार अब मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, बैठा हूँ, आगे चल के मुझे पता नहीं स्टेशन मिले ना मिले, चार्जिंग स्टेशन वगैरह, वैसा कुछ हुआ? मतलब नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी कौन सी लेके जानी है, अच्छा, यही
पहले चार्जिंग स्टेशन देख के डिसाइड किया। अच्छा, मतलब कि अगर हमें यहाँ से बाई चांस मेरठ जाना है तो पहले हम प्लान कर लेते भैया वहाँ पे इतने चार्जिंग स्टेशन ऐप पड़ेंगे। है, टाटा मोटर की तरफ से ही एक ऐप है, उसमें हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे चार्जर है, ये भी पता चल जाता है कि चार्जर फंक्शनल है या नहीं अच्छा, है। फंक्शनैलिटी का भी पता चल हाँ, जाता है। और उसी से चार्जिंग हो जाती, मतलब ऐप के अकॉर्डिंग ही पेमेंट हो जाती है। वहाँ पे जाके इनफैक्ट जो चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पे भी किसी के होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अगर ऐप में चार्जिंग स्टेशन वर्किंग दिखा रहा है, आप गाड़ी लेके जाइए, वहाँ पे चार्जिंग पे लगाइए, चार्जिंग ऑन कीजिए और ऐप से पे करके गाड़ी ले लीजिए। अच्छा, और मतलब यूजली आपका फास्ट चार्जिंग होती है तो कितना टाइम लगता है फास्ट चार्जिंग में? फास्ट चार्जिंग में कहते हैं कि 45 मिनट्स में 80% बैटरी चार्ज हो जानी चाहिए। अच्छा, तो इसमें कुछ ऐसा है कि जैसे 0 to 80% हुआ तो वो फास्ट में हो गया, उससे 80 टू लेकर 90 में कुछ स्लो हुआ है, 90 to 100 होने में थोड़ा सा ऐसा कुछ टाइम डिफर करता है क्या? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब भी आप फास्ट चार्जर पे पहुंचोगे तो बैटरी 0% तो नहीं होगी ना। हाँ, उसमें 10 या 15 या 20% कुछ होगी। ओके। तो जब भी हम फास्ट चार्जिंग पे चार्ज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 80% पे रुक जाती है। अच्छा, बैटरी तो उसके बाद भी चार्ज होती है। ओके, बट ये टाटा कहता है कि 45 मिनट्स एंड 80%। ओके। अच्छा, एक चीज़ और बताना सर कि जैसे आप यहाँ पे एसी वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अभी आपकी टोटल रेंज क्या दे रही है अभी एट प्रेजेंट गाड़ी का दे रही है? एट प्रेजेंट सिटी में ड्राइव करता हूँ तो 250 किलोमीटर प्लस होती है। 250। और जैसे सिटी में लॉन्ग रूट हो जाता है, जैसे मैं नोएडा में हूँ, नोएडा से गुड़गांव जाता हूँ, तो मैं चलाता हूँ तो 300 की रेंज आती है। 300 आता है? हाँ, नोएडा चलाता हूँ तो 250 आप कंसिडर कर लीजिए, 250 प्लस रहती मतलब है। कि आप जो लॉन्ग ड्राइव करते हो तो थोड़ा रेंज अपनी इम्प्रूव हो जाती है विद इन सिटी, विद इन सिटी में, क्योंकि उसमें रीजनरेशन रीजनरेशन हो जाता है ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ से मान लीजिए हाईवे पे चला जाता हूँ तो फिर वहाँ पर 200 किलोमीटर की रेंज अचीव हो जाती है। 200 किलोमीटर। और ये आपका बता रहे हो एसी के साथ में बता रहे हो? एसी के साथ बता रहा AC के साथ हूँ, और एटलीस्ट गाड़ी में 2 या 3 लोग तो एटलीस्ट हैं। ओके। तो ऐसा भी होता है जैसे सपोज अभी जब फुल में अगर बाई चांस आप फुल बैटरी है उस वक्त एसी चला रहे तो कूलिंग अच्छी दे रहा है, फिर बाद में नहीं, ऐसा ऐसा issue कुछ हुआ? नहीं। और यहाँ पे जैसे आपने 90,000 किलोमीटर चलाया तो टायर वगैरह क्या है, कितने में आपको चेंज कराने पड़े थे टायर वगैरह? टायर में अभी तक चेंज नहीं कराने पड़े। अच्छा। एक टायर हमारा कट गया था तो वो चेंज कराना पड़ा, कुछ रोड पे लग गया था। अच्छा, अदरवाइज टायर तो मेरे को लग रहा है कि अभी भी टायर ही ये तो आगे वाले तो नए हैं, मतलब ये आगे वाला नया है। अब पीछे वाले की बात पीछे वाले पुराने वाले स्टॉक वाले ही हैं जो स्टॉक में जो मिले थे। पहले से आए थे। अच्छा, तो इसकी ये भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ ग्रिप वगैरह तो नजर आ रही है, लग ग्रिप रहा है नजर आ रही है, और आगे वाले भी जो थे उनकी भी काफी अच्छी ग्रिप थी अच्छा, जब भी चेंज हुए। और मतलब मैं समझता हूँ कि अगर ईवी में टायर लगा हुआ है तो वो टायर 1 लाख किलोमीटर बहुत आराम से चलता। ओके, ठीक है। अच्छा, और ये एक चीज़ बताना कि यहाँ पे बैटरी वगैरह की वारंटी और कितने किलोमीटर की वारंटी आपको टाटा ने ऑफर की थी? टाटा ने हमें इनिशियली जो बैटरी की वारंटी ऑफर की वो 1,60,000 किलोमीटर या फिर 8 ईयर्स की थी। 8 ईयर में? हाँ, हालांकि जब भी हमने कार परचेज की थी तो सेल्समैन ने हमें ये भी बताया था कि जी इसको 2 ईयर एक्सटेंडेबल भी मिलेगा। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देकर? कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दे करके, पर वो फिर मिली नहीं हमें बाद में। अच्छा, मतलब कि उस वक्त उन्होंने मना कर दिया फिर आपने ऑप्ट नहीं किया? उस वक्त उन्होंने कहा कि जी जैसे उसका ऑप्शन आएगा हम आपको बता देंगे, हाँ, पर फिर वो ऑप्शन आया ही नहीं। और अभी अवेलेबल है अभी अगर, क्योंकि आपकी अंडर वारंटी है गाड़ी, क्योंकि अभी आपने 90,000 चलाई है और 8 ईयर भी नहीं हुए है, 160 भी नहीं हुए। बैटरी या मोटर अंडर वारंटी है। अच्छा। नॉर्मल जो जनरल स्पेयर्स हैं जो पेट्रोल डीजल में भी होते हैं वो आउट ऑफ वारंटी हो जाते हैं 3 साल के बाद। ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और बैटरी को लेकर के अभी तक कभी आपको सर्विस स्टेशन के मतलब सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़े कुछ ऐसे? जैसे कई बार ऐसा हुआ, कई बार तो नहीं, 2 या 3 बार ऐसा हुआ कि बैटरी जैसे रास्ते में 20% बैटरी थी, गाड़ी बंद हो गई। फिर मैंने रीसेट किया तो थोड़ी चली, लेकिन फिर बंद हो गई थोड़ी देर बाद। ओके, तो उस केस में मैं सर्विस सेंटर पे कॉल किया या टाटा कस्टमर केयर पे कॉल किया तो उन्होंने गाड़ी भेजी, अपनी टोइंग वैन भेजी, मेरे लिए कैब अरेंज की और गाड़ी सर्विस सेंटर मंगा के नेक्स्ट डे मेरे को चार्ज और रीसेट करके दे दी। ओके, मतलब 2 दिन के अंदर आपको गाड़ी मतलब मिल गई? नेक्स्ट डे भी दे दी। नेक्स्ट डे आपको मिल गई? जब भी ये प्रॉब्लम बढ़ गई, जब 30% 35% पे भी बैटरी जाके बंद हो गई तो उन्होंने एक बार बैलेंसिंग करके देखी। अच्छा, फिर उसके बाद भी जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उन्होंने बैटरी पैक चेंज कर दिया। अच्छा। बैटरी पैक चेंज करने के लिए कोई हैसल नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने देखा कि हाँ गाड़ी इतने % पे बंद हो रही है और उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी और चेंज कर दी। अच्छा, ठीक है। तो मतलब कि अभी बैटरी वगैरह का देखा तो उस वक्त आपने कुछ थोड़ा सा बैटरी में इशू आए थे बट वो रेक्टिफाई हो गए? हाँ, वो रेक्टिफाई हो गए ना, मेरे को कोई उसके लिए पे करना पड़ा, ना कोई बहुत ज़्यादा हैसल हुआ। अच्छा, अब पे वाली बात करें तो यहाँ पे सर्विस कॉस्ट की अगर हम बात करें, क्या सर्विस कॉस्ट आती है, तो इसका इंटरवल पीरियड क्या है, मतलब कितने पे होती है सर्विस ईवी? नॉर्मली 7,500 किलोमीटर्स के लिए कहते हैं, पर आप ये लगाइए कि जैसे
नॉर्मल डीजल या पेट्रोल इंजन की कार होती है उसमें मोबिल ऑयल वगैरह चेंज करना होता है। अच्छा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कूलेंट और ब्रेक ऑयल को ये लोग टॉप अप करते हैं। जो कूलेंट और ब्रेक ऑयल को टॉप अप करते हैं सर्विस में, तो उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। एक जनरल चेकअप होता है, एक सॉफ्टवेयर चेकअप होता है। तो ऐसा कुछ 2000 या 2200 रुपये का या 2500 रुपये का एक इनका नॉमिनल चार्ज है जो पेड सर्विस का है। अच्छा। उसके सिवा कोई भी चार्ज जो है वो तो एक्स्ट्रा सर्विस का। ठीक है। और इसमें जो सर्विस इंटरवल क्या है? 7500 किलोमीटर पे है, 7500 किलोमीटर पे करा सकते हैं। फिर उसके बाद 15,000 20,000? हाँ, मतलब हर 15,000 पे मेजर सर्विस होनी होती है। ओके। तो होता उसमें कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा तो अभी आपने कितनी बार पेमेंट किया? कुछ सर्विस आपकी फ्री रही होगी और मैक्सिमम अभी तक कितना? स्टार्टिंग में तो फ्री थी 3 सर्विसेज। अच्छा। और मतलब ये लगाइए कि सर्विसिंग में 90,000 किलोमीटर चल गई मैंने आज तक। जो लास्ट सर्विस थी उसका बिल अराउंड 7,500 के आसपास था, वरना उससे पहले मैंने मुश्किल से जितनी भी सर्विसेज हुई टोटल मिला के मेरा 15 या 20,000 का भी बिल नहीं आया। यानी कि आप एक चीज़ देखो यार, इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करें तो अगर पेट्रोल या डीजल होता तो वहाँ 50-60 हज़ार रुपये हमारे लग चुके होते। बिल्कुल लग चुके आराम से। इससे ऊपर भी कॉस्ट है, कुछ मेजर अगर क्लच प्लेट चेंज वगैरह करना, ब्रेक पैड वगैरह चेंज करना तो कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। ठीक है, मेजर सर्विस में ये सारे इंक्लूड होते ही हैं। और यहाँ पे आपको 15 से 20 हज़ार में ब्रेक पैड वगैरह अगर चेंज होते हैं तो उसका तो इसमें भी एक्स्ट्रा ही है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना तो बिल्कुल इतनी स्टेबल होती है, नॉइज भी नहीं आती, बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि जो है गाड़ी स्टार्ट है। मतलब आप ये समझिए कि कार स्टार्ट है अभी। अच्छा। तो मतलब कि ये जो पोजीशन हमें अगर दिख रही है अभी स्टार्ट नहीं गाड़ी, अगर हम स्टार्ट भी करेंगे तो तब भी ऐसी रहेगा, वाइब्रेशन जीरो है। और ये कैबिन अगर यहाँ पे नॉइस, जैसे इसमें इंजन नहीं होता है, ठीक है, पेट्रोल डीजल इंजन ही मोटर होती है, तो अंदर कैबिन नॉइज वगैरह कैसा होता है? बिल्कुल साइलेंट कैबिन होता है? बिल्कुल साइलेंट कैबिन है। थोड़ी जैसे टायर के चलने की जो आवाज़ होती है वो हल्की फुल्की आती है। अच्छा। गर्मियों में एक मोटर है, इसके एक फ़ैन है जो बैटरी और मोटर को कूल करने के लिए यूज़ होता है। वो वाला फ़ैन कभी कभी चलता है तो उसकी थोड़ी आवाज़ आती है। ओके। अदरवाइज कोई ऐसे आवाज़ नहीं। अच्छा, एक बार आप मुझे इसका वो दिखाना, एक बार इसकी मोटर भी देख लेते हैं, क्योंकि कितने सारे व्यूवर्स होंगे। वैसे तो आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी आमतौर पे हो ही गए, ठीक है, बट फिर भी एक बार इसकी मोटर हम चेक कर लेते हैं कि इसका अंदर का किस तरह से है। ओके, सो ये काफ़ी क्लीन है यार, है ना? मतलब कुछ ऐसा देखने में लगे काफ़ी ज़्यादा। ये पूरा हुड सा लगा है ऊपर। ये हुड है, इसमें ये 2 कूलेंट का है। तो एक बैटरी का कूलेंट है, एक मोटर का कूलेंट है। अच्छा। ये मोटर पैक है। ओके। और ये शायद इनका ब्रेक ऑयल है। ओके। और ये आपका ABS वगैरह का पूरा सेटअप हो गया ना? हाँ जी। और ये आपकी बैटरी वगैरह तो कुछ इस तरह से काफ़ी क्लीन है। और सर्विस वगैरह होती हुई तो ये कूलेंट वगैरह चेंज करते होंगे जो नॉर्मल सर्विस होती होगी? तो मतलब वो भी देखते हैं कि अगर क्वालिटी ज़्यादा ख़राब हो गई है तो चेंज करते हैं, अदरवाइज तो टॉप अप से ही काम हो जाता है। ओके ओके, तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब है भाई इसमें। ओके, तो ये है। अच्छा, एक चीज़ और बताना गौरव सर, जैसे आज की डेट में भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, नो डाउट ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है। टाटा की हम टेक्नोलॉजी की बात करें, डे बाई डे बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो ऐसा कुछ इशू भी नहीं आता है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई ब्लास्ट वगैरह कुछ ऐसा नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा सुनने भी आता है कि अगर किसी दोस्त से हम एडवाइस लेते हैं तो कोई इतने बोलते हैं कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल लेगा, अभी कुछ इतना इंफ्रा का ही पता नहीं, सब कुछ ऐसा ना कि एक्सप्लोजन हो जाए कुछ भी। तो ऐसा कुछ आपको कभी ऐसा महसूस हुआ या फिर किसी फ्रेंड ने आपको बोला हो कि यार फैमिली वगैरह? एक बार न्यूज़ में आया था कहीं कि कोई कार में ऐसे आग वाग लग गई, उसका भी कोई रीज़न नहीं पता था कि क्यों आग लगी। और वरना उसके बाद तो ना उससे पहले ना उसके बाद कभी कोई नहीं सुना। एक इंस्टेंस ऐसा था जिसमें न्यूज़ में मैंने सुना। अच्छा। और इसमें भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कार ओवरहीट हो रही है तो कोई ओवरहीटिंग की लाइट जल रही हो या कोई बीप आ रही हो। ओवरहीट जब भी बैटरी या मोटर ओवरहीट होती है तो उसके लिए कूलेंट वाला सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, या फैन कूलेंट वाला जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा गौरव सर, एक चीज़ बताना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रनिंग कॉस्ट अभी आपकी जो जीरो आ रही है, ठीक है, स्टार्टिंग में आप जो भी कर रहे थे 200-250 रुपये जो आपका चार्जिंग में आता था, फुल बैटरी जब चार्ज होती थी। अभी आपने स्टार्टिंग में जैसे हम बात भी करें तो आपने बताया रनिंग कॉस्ट तो अभी आपकी जीरो आ रही है, उसके पीछे आपने क्या सारी चीज़ें कर रखी हैं? देखिए, नॉर्मली अभी रनिंग कॉस्ट ज़ीरो करने के लिए तो मैंने घर पे सोलर पैनल इंस्टॉल करा दिए हैं। तो बिजली का बिल बिल्कुल नेग्लिजिबल है, कभी नेगेटिव में आता है, कभी 200-300 रुपये ऐसा आता है। अच्छा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता नहीं है, घर पे चार्ज होती है। अब क्योंकि लोकल ही ज़्यादा चलती है तो बाहर चार्ज करानी नहीं होती,
अच्छा, घर पे बिल आता नहीं। तो ये आपका ज़ीरो, मतलब एक तरह से बिल कुछ आ ही नहीं रहा। देखो यार, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगी और ऊपर से असर एनवायरनमेंट सूरज से रोशनी से अपना भाई चार्ज वगैरह भी हो कर रही रहे है हैं, और कोई पैनल से अपना वो सोलर पैनल से अपना चार्ज भी कर रहे हैं। चार्ज कर रहे हैं। अगर नॉर्मली पैनल नहीं भी है, आप चार्ज भी कहीं कर रहे हैं, तो 30 किलोवाट्स की अगर बैटरी है तो 30 यूनिट लगनी है उसको चार्ज होने के लिए। ओके, और 7 रुपये 8 रुपये यूनिट भी आप पकड़िए तो 200 या 250 रुपये में फुल चार्ज हो जाएगी। आप उसमें 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर आराम से चल सकते हैं। और कभी इससे आपने जैसे रनिंग, जैसे 90,000 किलोमीटर आपने चला लिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एवरेज तो पूछूंगा नहीं आपका, मतलब कि इसमें वो आपकी रेंज मिल जाती है। माइलेज तो कुछ है ही नहीं। माइलेज तो कुछ है नहीं, रेंज अगर माइलेज की मैं आपसे बात करूं तो अगर मान लीजिए हाईवे पे थोड़ा प्रॉपर स्पीड पे जा रहे हैं, 120 के ऊपर जा रहे हैं, या 100 या 120 के आसपास कार चल रही है, तो फिर तो रेंज 200 भी नहीं आती। अच्छा, क्योंकि उस वक्त आप ब्रेक वगैरह नहीं दबाते होंगे, उस वक्त ब्रेक नहीं दबा रहे और पावर कंजम्पशन बहुत हाई है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ से लॉन्ग रूट मतलब सिटी में जा रहा हूँ, मान लीजिए मैं रिंग रोड से गुड़गांव निकल जाता हूँ, तो ब्रेक ज़्यादा लगता है, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, पावर कंजम्पशन कम होती है, रीजनरेशन भी हो रही होती है, तो 300 किलोमीटर की भी रेंज आती है। अच्छा, एक चीज़ और बताना, कैसे कभी आप पहाड़ वहाड़ पे लेकर के गए हो, जैसे मनाली या कहीं पे ऐसे गए, तो वहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस रही ईवी की? मैं अभी इसे कहीं ऐसी जगह तो पहाड़ों पे तो नहीं लेके गया हूँ, पर यह है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ से जैसे सोनीपत लेके गया या मथुरा वृंदावन साइड ले गया तो अच्छी परफॉर्मेंस है, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं आता। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी सभी जगह है। आप यहाँ से हरिद्वार जाइए तो बीच में 2 या 3 जगह ऐसी है जहाँ चार्जिंग मिलती है, और वृंदावन भी जाइए तो भी बीच में 2 या 3 चार्जर हैं। होटल वगैरह में भी चार्जर नॉर्मली मिल होटल वगैरह में भी चार्जर है। और इंडिया में हर 200 किलोमीटर के अंदर एक ऐसा शहर तो है ही जहाँ पे टाटा का सर्विस सेंटर है। अच्छा, वहाँ पे चार्ज हो जाएगी। अच्छा, और एक चीज़ और, यहाँ पे चार्जर इंस्टॉलेशन वगैरह की बात करें तो आपने जो 16 लाख उसमें पे किए थे स्टार्टिंग में, तो उसमें आपको चार्जर भी कंपनी ने दिया होगा? उसमें चार्जर मुझे 3 किलोवाट वाला दिया। अच्छा, तो वो आपका जो इंस्टॉल हुआ था कंपनी ने इंस्टॉल किया? वो कंपनी इंस्टॉल करके गई थी। अच्छा, तो फाइनली एक चीज़ आप मुझे, बहुत सारी चीज़ आपने बता दी और आई थिंक आप इससे हैप्पी हैं, क्योंकि रनिंग कॉस्ट कुछ आ नहीं रही है और सब कुछ ठीक है और कोई इशू भी नहीं है गाड़ी में। कोई इशू भी नहीं है, सर्विसिंग कॉस्ट भी बहुत कम है और अभी तक आपकी अंडर वारंटी है, ठीक है, और 4 साल ही हुए आपको लिए हुए ना? 4 साल के आसपास। तो अभी आप और भी चलाएंगे इसमें, मतलब 2-3 लाख 4 लाख किलोमीटर तो आप खींच ही लेंगे इसको। हाँ बिल्कुल, है ना, आराम से। अच्छा, तो फाइनली आपसे पूछिए, तो अभी आप ईवी को लेकर के क्या बोलेंगे अगर आपको कोई फ्रेंड वगैरह कोई आपसे पूछते हैं? बिकॉज अगर हम बात करें नेक्सॉन की, ये तो नेक्सॉन आपको पुराना वाला वेरिएंट है, अब अगर आप नेक्सॉन ईवी देखेंगे काफ़ी चीज़ें और इम्प्रूव हो गई, इंटीरियर भी इम्प्रूव हो गया, बाहर से डिज़ाइन भी इम्प्रूव हो गया, इवन आपकी जो रेंज है, रेंज भी इम्प्रूव हुई, काफ़ी अच्छा रेंज भी हो गई है, 300-350 की रेंज आ रही है। हाँ, अभी तो 350 प्लस में भी जो मैक्स आ रही है ईवी मैक्स, वो 400 समथिंग क्लेम कर रहे हैं। 45 किलोवाट का है, 40 किलोवाट का जो चार्ज है, तो उसके साथ में। तो अच्छा, तो अभी आप किस तरह से बोलते हैं, अपने फ्रेंड वगैरह किसी को सजेस्ट करते हो ईवी? हाँ बिल्कुल, मैं तो अपने सभी फ्रेंड्स को सजेस्ट करता हूँ यार ईवी लो। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं भी जिन्होंने मेरे लेने के बाद ईवी ले ली है। ईवी ली है और वो भी हैप्पी होंगे, कोई दिक्कत? वो भी हैप्पी है। तो उन्होंने टाटा ही लिया, कुछ और लिया? नेक्सॉन ही लिए। नेक्सॉन ही लिए? हाँ, मतलब 3 या 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी देख के लिए। अच्छा, और नेक्सॉन की सर्विस को आप क्या बोलेंगे, मतलब टाटा की सर्विस को लेके आप क्या? टाटा की सर्विस में आपको बताऊँ, इनिशियली बहुत ही ख़राब थी। अच्छा, मतलब मैं जाता था, परेशान हो जाता था कि यार इतना टाइम गाड़ी लेने में लगा रहे हैं, जाम लगा होता था। बट अभी लास्ट सर्विस में या लास्ट 2 बार जब मैं सर्विस सेंटर पे गया हूँ तो बहुत बेटर हो गया है। मतलब इतनी स्पीड से काम होता है कि आप गाड़ी ले जाके दो, वो इतने बंदा जॉब कार्ड बन भी रहा होता है, इतने वॉशिंग पे गाड़ी चली जाती है। इतने वॉशिंग हो जो है या क्लीनिंग पे चली जाती है, फिर क्लीनिंग के बाद वो और भी उसमें उन्होंने जो काम करना होता है उस पर गाड़ी चली जाती है। बिल्कुल रोकते नहीं है। और सागर मोटर में सेक्टर 5 में मैंने लास्ट टाइम कराई है, बहुत स्पीड से बहुत अच्छा काम हुआ। अच्छा, मतलब कि सर्विस वगैरह को लेकर के भी कोई ऐसे इशू नहीं? कोई इशू नहीं। ठीक है। इशू केवल इसमें 2 हैं कि अगर आप लॉन्ग रूट का प्लान कर रहे हो, हाँ, तो 150 किलोमीटर के अकॉर्डिंग अब तो आप पूरी तरह से हैप्पी हो गाड़ी से, रनिंग कॉस्ट भी आपकी अब तो 0 आ रही है, ठीक है, बट फिर भी स्टिल कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होता है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करें तो होता है, और कुछ ना कुछ गाड़ियों में कमी भी होगी इस गाड़ी में। तो वो क्या अभी तक आपने 90,000 में फील किया? कमी यही लगता है कि कभी ना कभी गाड़ी रोड पे 1-2 बार तो रात को, या एक बार जब बैटरी कम होगी तो बंद होगी, क्योंकि जब बैटरी खराब हो रही होगी या बैटरी 20% के नीचे नहीं चल रही है, तो जब 20% तक बैटरी पहुंचेगी तभी तो पता चलेगा। ओके। तो मेरी गाड़ी अभी तक 2 या 3 बार रोड पे बंद हो गई थी, तो आपको बुलाना पड़ा? तो फिर मुझे उन्हें बुलाना पड़ा। ओके। तो हालांकि उन्होंने पिकअप करा लिया, कैब अरेंज कर दी, वो एक अलग चीज़ है, पर गाड़ी 1-2 बार तो बंद होगी मेरे को लगता है। टो करवाना पड़ेगा? टो करानी पड़ेगी। और दूसरा कि अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं
तो हर 150 किलोमीटर पे आप 1 घंटा का एवरेज पकड़िए। मतलब कि अगर आप थोड़ा सा प्लानिंग करके चल रहे हो, पूरा मैनेजमेंट के साथ चल रहे हो कि भैया मेरे को इतने दूर जाना है, इससे मुझे चार्जिंग स्टेशन ये है, ये फंक्शनल चार्जिंग स्टेशन है, और वो सारी चीज़ें प्लान करके चलते हो, तो काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली और एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ी है ना। बिल्कुल। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इसमें क्या है ना, अंदर इन्होंने एक ग्राफ जैसा दिया हुआ है। अच्छा। तो उसमें हमें पता चलता है कि कभी कार पावर कितनी ज़्यादा यूज़ कर रही है, अच्छा। कभी रीजनरेशन हो रहा है। ओके। तो ये हमें पता चलता रहता है कि उससे हम अपनी ड्राइविंग हैबिट्स इंप्रूव कर सकते हैं। ओके। इनिशियली जब मैंने इसमें ये ली थी तो उस टाइम पे इसमें क्रूज़ नहीं था। फिर बाद में इन्होंने क्रूज़ भी इसमें डाल दिया है। अच्छा। तो अब तो रेंज और अच्छी आने लगी है। अच्छा, तो ऐप वगैरह का जैसे हम बता रहे हो कि ऐप वगैरह में भी तो सारी चीज़ें पता चल जाती है, यानी कि आप चार्ज वगैरह में लगा देते हो, जैसे आपने ऊपर आप किसी फ्लोर पे रह रहे हो, नीचे आपकी चार्ज हो रही है, तो आपको ऐप से कनेक्टेड होता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरी बैटरी चार्ज हो गई है, और ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है वो सारी चीज़ें। ऑटो डिस्कनेक्ट, इनफैक्ट मैं तो घर शाम को आता हूँ, गाड़ी चार्जिंग पे लगा देता हूँ, सुबह चार्जर डिस्कनेक्ट करके लेके चले जाता अपना निकल जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, मतलब कि क्या रेंज बाकी है वो चीज़ें अगर हम देखें। अभी देखिए हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और सर ने ना स्टार्ट कर रखी है, यानी पहले हम बाहर थे तो भी जो बंद कंडीशन में थी वही चालू कंडीशन में आ रहा था, मतलब कि बिल्कुल कैबिन नॉइज पता ही नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इवन तो वाइब्रेशन भी कुछ नहीं, ये जो है सिर्फ फैन की आ रही, ब्लोअर की स्पीड हल्की सी बिल्कुल नॉइज आ रही है। ठीक है, तो चलो एक बार, अब ये क्रूज कंट्रोल का कुछ साइन आ रहा है। हाँ, ये क्रूज कंट्रोल तो क्रूज के लिए है कि अगर 40 किलोमीटर्स के ऊपर या एक पर्टिकुलर स्पीड पे, कंटिन्यूस स्पीड पे कार चलनी है, तो फिर क्रूज हम यूज कर सकते हैं। क्रूज से भी थोड़ी रेंज इंप्रूव हो जाती है। ये लगा लेते हैं, वैसे तो भी बहुत ही अंदर ही अंदर ड्राइव कर रहे हैं। इनफैक्ट इसमें एक ये डिस्प्ले है, इसमें ये दिखाते हैं एवरेज में कि जैसे 123 वॉट आवर पर किलोमीटर बता रहा है, यानी कि अभी आपकी जो रेंज आ रही है 123 किलोमीटर है क्या? रिमेनिंग है क्या? नहीं, रेंज ये है जैसे 95%। अच्छा, यहाँ 222 तो 222 किलोमीटर अभी चलेगी। और ओके, ठीक है, तो अभी जैसे ये एवरेज है 123 वॉट आवर पर किलोमीटर। ओके, तो आप ये लगाइए कि ये अगर 100 वॉट आवर पर किलोमीटर पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो 300 की रेंज आएगी। तो जितने वॉट आवर पर किलोमीटर ज्यादा चल रही होगी उतनी रेंज कम आएगी। अच्छा, जितनी ज्यादा चल रही होगी उतनी रेंज कम आएगी। हाँ, तो जैसे बैटरी पैक जो है वो 30 किलो वाट आवर का है, 30.2 किलो वाट आवर का है। तो फिर पर किलोमीटर में हम कितने वॉट आवर यूज कर रहे हैं। ओके ओके, सो इसमें आपको गौरव सर, इसमें रीजनरेशन का भी कुछ पता चलता है, वो कहाँ से मतलब रीजनरेशन का ये है कि जैसे वाइट वाली जो ग्राफ चल रहा है, ये ब्लू के जितना ऊपर रहेगा उतनी ज्यादा पावर कंज्यूम हो रही है। जैसे ब्लू के नीचे गया ना, अच्छा, क्योंकि हल्का सा ब्रेक लगा, तो ये रीजनरेशन हुआ इसमें। ओके ओके ओके, ठीक है, जितना ब्लू, जितनी बार ये नीचे आएगा तो उतनी बार रीजनरेशन, उतनी बार रीजनरेशन होगा, उतनी बार थोड़ी बैटरी चार्ज होगी। ओके ओके, ठीक है, जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा उतनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगी। तो अगर मान लीजिए मैं इसको क्रूज़ पे लगा देता हूँ, अच्छा क्रूज़ अभी थोड़ा स्पीड बढ़ेगी तो क्रूज़ होगा। स्पीड तो जैसे क्रूज़ में 30-40 पे लगता होगा। हाँ, 40 के ऊपर शायद क्रूज़ है ना। हाँ, तो क्रूज़ पे क्या होगा, एक स्पीड मेंटेन रहती है ऊपर की साइड है, तो हम ब्रेक अप्लाई नहीं करते होंगे तो उस वक्त रीजनरेशन भी उस वक्त रीजनरेशन तो नहीं होता है, पर यह है कि क्योंकि ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है पावर कंजम्पशन में, तो उससे भी रेंज बढ़ती है। दूसरा, रीजनरेशन के इसमें ना 3 लेवल दिए हुए हैं कि आप सिटी में चला रहे हैं, मिड ट्रैफिक में चला रहे हैं, या हाईवे पे चला रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको रीजनरेशन के लेवल में। ये भी इसमें डिस्प्ले है, तो इसमें ये पता चलता है कि कब बैटरी टू, अच्छा बैटरी टू अपने व्हील में जा रही है और कब व्हील से रीजनरेशन होकर बैटरी में आ रही है। अब देखिए ये जा रही थी अभी उधर तक, अब ये वापस, ये आपने ब्रेक अप्लाई किया तो यहाँ पे ब्रेक ना भी अप्लाई करें, एक्सेलेरेटर भी छोड़ते हैं ना तो भी, अच्छा एक्सेलेरेट भी करने में भी आपका रीजनरेट होता है। एक्सेलेरेटर जब छोड़ते हैं ना हम तो फिर रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके ओके, या डी एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तो भी जनरेशन, यानी कि अगर सपोज अगर हम हाईवे वगैरह पे या एक्सप्रेस पे चल रहे हैं तो अगर हमें थोड़ा सा रेंज अगर निकालनी है तो अगर बीच में हम एस्केलेटर वगैरह भी करते रहे तो भी हमारा रीजनरेशन होता रहेगा, तो भी थोड़ा रीजनरेशन होता रहेगा। तो एक तरह से ट्रिक है, अगर थोड़ा सा अपना रेंज बढ़ानी हो तो अपना क्या है, हाईवे में चलते चलते, एक्सप्रेस वे में चलते चलते, एक्सप्रेस वे पे आप 80 या 90 पे आप क्रूज भी लगा के चलोगे तो भी जनरेशन, रीजनरेशन तो नहीं होगी पर रेंज अच्छी आएगी। लेकिन उसके बीच में अगर हम बीच में एस्केलेट भी करते रहे, अगर सपोज हमने क्रूज नहीं लगाया है और एक स्पीड पे चल रहे हैं 70-80 और बीच बीच में एक्सेलरेट भी करते रहे तो भी हमारी रेंज, तो भी रेंज आ सकती है ना, रेंज आ सकती है। और वो अभी जैसे इसमें रीजनरेशन के ये रीजनरेशन लेवल सिलेक्शन है, तो इसमें ये लेवल 1 पे है, ये लेवल 1 है,
लेवल Level 2 2 है, लेवल 3 है। सो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आप अगर ट्रैफिक में चला रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हाँ। ट्रैफिक है तो एक लेवल यूज़ होगा। अगर थोड़ा कम ट्रैफिक है हाँ, तो फिर लेवल 2 यूज़ होगा। हाईवे पे हैं तो लेवल 3 यूज़ ये अपने होगा। आप ही ऑटो सिलेक्शन मतलब auto? नहीं, ये सिलेक्ट करना होता है। अच्छा, तो मतलब कि आप जिस तरह से ड्राइव करें जिस जगह पे, उसके अकॉर्डिंग उसके आपको अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लीजिए select तो करना पड़ेगा। बेटर होता है। ओके। ये इनिशियली जब हमने कार ली थी ये तब नहीं था, ये बाद में इन्होंने इसमें ऐड मतलब ऑन कि किया है। ऐड ऑन किया, मतलब जो आपने इसे सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट किए होंगे, हाँ जी, हाँ जी। करवाए होंगे, तब ये चीज़ें हुई है। ठीक है। एसी का फ्लो तो आई थिंक ये है ना आपका ब्लोअर का एसी? हाँ जी, ब्लोअर। तो जो नॉइस आ रही है वो इससे ब्लोअर से ही आ रही है, जो ब्लोअर से ही आ रही है और कार से। अदरवाइज और कुछ नहीं है। ठीक है। म्यूजिक सिस्टम तो इसमें हर वन का ही आता होगा, सेम सेटअप है सब चीज़, तो वो आउटपुट अच्छा ही होगा, है अच्छा ना? ही है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार होने की वजह से ना थोड़ा, अभी मान लीजिए इतना पॉल्यूशन हो रहा होता है तो कम से कम खुद को एक सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो मैं तो पॉल्यूशन हाँ, नहीं कर एटलीस्ट रहा हम ऐसी चीज में तो अपना कंट्रीब्यूशन तो नहीं दे रहे ना नहीं खराब दे रहे चीजों हैं, में, खराब नहीं। और प्लस अपनी सेविंग भी हो रही है। सेविंग भी हो रही है। दूसरा, कभी ग्रैब 4 अप्लाई हो रहा है दिल्ली में, कभी ऑड इवन लग रहा है, इन सब से ही बचा रहता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो फाइनली ये था हमारा एक छोटा सा ओनरशिप रिव्यू अपना ईवी को लेकर के, और आई होप आप इस चीज़ को लेकर के आप समझ गए होंगे कि गौरव सर अपने पैसे वगैरह बचा रहे हैं। तो ईवी आज की डेट में जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी, एक तरह से आने वाला फ्यूचर जो है ईवी का ही है, तो हम इस गाड़ी को ले सकते हैं। तो आपकी राय में सर क्या, अगर आपसे एक छोटा सा सजेशन लूँ और आपके कोई फ्रेंड आपसे पूछते हैं कि ये ईवी आज की डेट में परचेज़ करनी चाहिए कि नहीं, बिकॉज ईवी का ये इंफ्रा भी इम्प्रूव हो रहा है, हालांकि उतने ज़्यादा नहीं है लेकिन पहले से अगर कंपेयर करें जब आपने ली थी और अब में काफ़ी फ़र्क, और आप जब इसको अच्छा सा चला रहे हैं और हैप्पी हैं, तो आई थिंक आज की डेट में तो प्रेफर करना ही चाहिए। बिल्कुल लेनी चाहिए। तो आप क्या बोलते हैं, सजेस्ट करेंगे सर किसी को? बिल्कुल सजेस्ट करेंगे। बिल्कुल सजेस्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।